की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सबसे कम उम्र में ग्राम प्रधान बनने वाली प्रियंका नेगी को सीएम ने दी बधाई। सीएम धामी ने कहा, आपका निर्वाचन सशक्त लोकतंत्र दर्शाता है, राज्य के अन्य गांवों का भी विकास होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खटीमा में बीजेपी ने मारी बाजी। पौड़ी में 1166 ग्राम पंचायतों में 187 ग्राम प्रधान निर्विरोध जीते, बाकी प्रत्याशियों में रही कांटे की टक्कर। उत्तराखंड में सीएम धामी का ऑपरेशन कालनेमी जारी। 1800 से अधिक बाबाओं का हुआ वेरिफिकेशन। 187 बाबा मिले फर्जी। बीएनएस और पुलिस एक्ट में हुई कार्रवाई। चारधाम यात्रा की तरह मसूरी में भी पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। पर्यटन विभाग ने तैयार किया पंजीकरण पोर्टल। सीएम धामी बोले, सुरक्षा के लिए जरूरी। मनसा देवी पहाड़ी समेत राज्य में 4 अन्य जगहों पर होगा भूस्खलन। उपचार केंद्र से 125 करोड़ मंजूर। पहले चरण के लिए 4.5 करोड़ की धनराशि जारी। और रुड़की मदरसे में मासूम से 4 महीने तक कुकर्म का खुलासा। आरोपी मदरसे के ही 4 छात्र, 2 गिरफ्तार, 2 फरार, 2 नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर से अहम खबर, जहां मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला है। काशीपुर में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई है। गर्मी से बेहाल लोगों को राहत जरूर मिली है, जिससे चेहरे खिले हैं। बारिश से सड़कें लबालब हुई हैं, जगह जगह पानी और जल भराव हो गया। बाजारों में कारोबार पर असर दिखा है बारिश होने से। वहीं दुकानदारों की भी चिंता बढ़ी है। तेज बारिश से दोपहिया वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी है। खेतों के लिए ये बारिश जरूर फायदेमंद है, लेकिन शहरी जीवन के लिए कुछ देर के लिए शहरी जीवन ठप नजर आया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे के लिए अलर्ट भी जारी किया है। तो तेज बारिश से दोपहिया वाहनों की रफ्तार थमी है। किसानों के लिए फायदेमंद है ये बारिश, लेकिन शहरी जीवन को जरूर रफ्तार थमी है। शहरी जीवन की बाजारों में कारोबार पर असर देखने को मिला है। दुकानदारों की चिंता बढ़ी है। तेज बारिश से दोपहिया वाहनों की रफ्तार भी थमी है। अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड अपने सौंदर्य, शुद्ध वातावरण, संस्कृति और लोक परंपरा के लिए प्रारंभ से ही चर्चाओं में रहा है। सुंदर छटा बिखेरे उत्तराखंड में समय समय पर बदलाव लाने का कार्य सरकारों के माध्यम से होता रहा है। चाहे फिर बात शिक्षा, बिजली, पानी, पहाड़, जंगल, स्वास्थ्य की हो, किसी प्रकार से प्रदेश अछूता नहीं रहा है। किंतु सरकार तो भिन्न भिन्न योजनाओं के जरिए आम नागरिकों को लाभ देने का कार्य तो करती है, पर कहीं ना कहीं निचले स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों की नाकामियों के कारण आम नागरिकों के आक्रोश का सामना भी सरकारों को ही करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही मामला बीते कुछ दिन पहले प्रदेश के बागेश्वर क्षेत्र में घटा है, जहां चिकित्सा से जुड़े कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक 1.5 साल के मासूम शुभम जोशी की जान चली गई। शुभम के पिता दिनेश चंद्र जोशी, जो कि भारतीय सेना में सैनिक हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला क्या है। मासूम की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनता के विश्वास और जीवन की रक्षा में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। धाकड़ धामी ने पूर्व में भी ऐसे कई लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक सैनिक को उसके बेटे के उपचार के लिए दर दर भटकना पड़ गया, तो ऐसे में आम नागरिकों को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और बच्चा जो बीमार हुआ था, बीमार होने के जो ग्वालदम से उसको बैजनाथ के लिए ट्रांसफर किया गया, बैजनाथ से ट्रांसफर किया गया, उसको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उसको बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर किया गया। तो वहां पे जाने के बाद जैसे वो 6 बजे के समथिंग वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा था, तो वहां पे उसका थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट चला था। लेकिन वहां पे भी जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है सीरियस होता जा रहा है, तो इसको जो है हम अल्मोड़ा के लिए ट्रांसफर करते हैं, वहां इसका ट्रीटमेंट होगा आगे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल पहले ट्रांसफर हो चुका था।
तो वहाँ पे जो है जब 7 बजे के समथिंग, 7 नहीं बजे थे उस वक्त, जो है वहाँ पे आगे बच्चे को आगे के लिए रेफर किया गया। रेफर करने के बाद जो एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे कॉल किया गया 7 बजे के समथिंग। तो एम्बुलेंस के जो वहाँ पे ड्राइवर जो भी हैं वहाँ पे कर्मचारी, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते कम से कम 8 बज गए। डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस में जो है मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस का। और फिर मैंने उनको बोला, सर ओके आपका काम नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे एम्बुलेंस आई नहीं है। या तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को सिविल एम्बुलेंस करके ले जाऊं, या फिर अपनी गाड़ी से जैसे भी अपने पैसे से एम्बुलेंस करके अपने बच्चे को आगे लेके जाऊं। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं, नहीं आप वहाँ पे जो है आपकी इस केस को लेंगे नहीं, वहाँ पे कोई जो 108 सर्विस आएगी जो है वही लेके जाएगी। ऐसी वो गुजरे ना, उन पे ऐसी कोई भी मुसीबत गुजरे ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चे को ग्वालदम से बैजनाथ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए ले गए, तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो, और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो उसके बाद मैं 108 को कॉल करती हूँ, 108 को कॉल करती हूँ, मैं करती हूँ 7 बजे के करीब 108 को मैंने कॉल करा। तो 108 का कॉल आया मुझे उसके बाद, तो 108 ने बोला मैम आ रहे हैं हम, अभी 7:30 बजे तक हम आ जाएंगे। कि मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम, और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था, उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ, ठीक है। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो, और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चमोली निवासी सैनिक के बेटे की बागेश्वर में मौत के मामले में केवल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ने इलाज में ही लापरवाही नहीं बरती, बल्कि इस मामले की जांच पर लीपापोती भी की गई। अब इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य सचिव ने जांच कमेटी गठित कर एसीएमओ, सीएमएस और डॉक्टरों को नोटिस जारी कर दिया है। मासूम की मौत के बाद धामी सरकार सख्त है, तो वहीं विपक्ष स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है। साथ ही मासूम की मौत पर विपक्ष ने इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात तक की है। इस बात को कह रहा हूं कि रेफर सेंटर बन के रह गए हैं अस्पताल। एक बार नहीं, दर्जनों बार मैं इस बात को कह चुका हूं। सरकार लगातार झूठ बोलते रही। पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों की दुर्दशा है, चाहे वो कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के हों। इस समय आप केवल बागेश्वर की घटना का जिक्र कर रहे हैं। हजूर 10 तारीख को जो दिनेश चंद जी का बच्चा मरा चमोली जनपद का, वो फौजी जो बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में देश की सेवा में लगा हुआ है, उसकी माँ, उस बच्चे की माँ और उसकी दादी, बूढ़ी दादी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटते रहे। 5 अस्पतालों में उनको जाना पड़ा, एक ने दूसरे पे रेफर किया, दूसरे ने तीसरे पे। और जब इस तरीके से होते रहा, दिनेश चंद ने वहां के डीएम से बात की और डीएम ने जब तक एम्बुलेंस भेजी तब तक काफी देर हो चुकी थी, उसका बच्चा मर गया। उसी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों की बहुत बुरी स्थिति है। और मुख्यमंत्री ने केवल एक सोशल मीडिया में एक कमेंट करके कि मुझे दुख है और सारा दोष डॉक्टर और अधिकारियों पर डाल के तीसरी कर ली। ऐसे नहीं चलेगा। इस प्रदेश में आपने ड्रोन सर्विसेज दिखाई थी, बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था, पत्रकारों को लेके गए थे कि ड्रोन से दवाइयां गांव तक पहुंचाई जाएगी। कहां है वो सर्विस? ये घटना एक हृदय विदारक घटना है, और इस घटना से न केवल उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का, बल्कि सैनिकों के प्रति जो धामी की जो खोखली घोषणाएं हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं और मैं एक सैनिक पुत्र हूं, इस प्रकार जो सैनिकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का उनका ये जुमला है, ये जुमला भी खोखला साबित होकर आता है।
मानते हैं अगर किसी जो जिसमें वो प्रथम बार वहां पर वो ग्वालदम में गए थे, अगर वहां पर उनको व्यवस्था नहीं थी तो बैजनाथ में तो व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। और बैजनाथ में भी व्यवस्था अगर नहीं थी तो कम से कम वहां का स्टाफ अपने गाड़ी से तो उन लोगों को क्या अगले मेडिकल सेंटर तक भेज सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हों और इसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। और हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी कोटे से निकलने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ में अनुबंध किया गया है कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के हॉस्पिटल थे उनमें सबसे बड़ी समस्या थी कि डॉक्टर नहीं मिलते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे अनुबंध के चिकित्सक हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही हैं। और बागेश्वर में जो घटना घटी है उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिया है। लगातार उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कई सवाल विपक्षी दलों ने खड़े किए हैं और इस तरीके की तस्वीर भी कई बार विचलित करती है जब किसी मरीज को कंधे पर रखकर कंडी के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए कई मीलों पैदल चलना पड़ता है। लेकिन राज्य बने 25 साल हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का दावा हर बार हर सरकार ने किया है, लेकिन धरातल पर आज भी स्वास्थ्य सेवाएं खुद बेहतर होने के लिए सरकार से स्वास्थ्य की मांग कर रही है। अब ऐसे में धामी सरकार इन स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे पटरी पर लाती है और इस पर स्वास्थ्य मंत्री क्या पहल करते हैं, ये देखना होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से आई एक घिनौनी और शर्मनाक खबर, जहां मदरसे की चादर के नीचे मासूमियत को रौंद दिया गया। धर्म और तालीम के नाम पर मासूम के साथ 4 महीने तक चलता रहा कुकर्म का खेल। आरोपी कोई और नहीं, उसी मदरसे में पढ़ने वाले 4 छात्र निकले। पीड़ित के पिता की तहरीर पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि बाकी 2 की तलाश की जा रही है। गंगनहर थाना क्षेत्र में हुसैनिया मस्जिद के पास में एक बच्चे के पिता द्वारा पुलिस के पास आके बताया गया कि उनका बच्चा जो मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने जाता था, उसके साथ वहीं पढ़ने वाले 4 बच्चों के द्वारा अलग अलग टाइम में दुष्कर्म किया गया। तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए 65 BNS और 3, 4, 5 पोक्सो एक्ट में तत्काल कार्रवाई की है, जिसमें 2 बच्चों की अरेस्टिंग की गई है। उन बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। बाकी 2 अन्य की अभी तलाश जारी है। जल्दी उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो 4 महीने तक कुकर्म का ये खेल चलता रहा। मासूम के साथ दरिंदगी की गई और दरिंदगी करने वाले कोई और नहीं बल्कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्र निकले। मासूम के साथ 4 महीने तक दरिंदगी की गई। मदरसे की चादर के नीचे मासूमियत को 4 महीने तक रौंदा गया। 4 महीने तक चलता रहा कुकर्म का ये खेल। अब खुलासा होने पर 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया, उनको सुधार गृह भेजा गया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है, वो फरार है। तो तालीम की जगह हैवानियत की तस्वीर सामने आई। मदरसे की चादर के नीचे मासूमियत को कुचला गया, मासूम के साथ दरिंदगी की गई और ये दरिंदगी 1 बार 2 बार नहीं, 4 महीने तक चलती रही। तो 4 महीने तक कुकर्म का ये खेल चलता रहा, मासूम के साथ दरिंदगी होती रही। मदरसे की चादर के नीचे मासूमियत को रौंदा जाता रहा। 4 महीने तक किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई, किसी ने संज्ञान नहीं लिया और अब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया, उनको सुधार गृह भेजा गया है, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 4 महीने तक एक मदरसे में मासूम के साथ दरिंदगी की गई, पुलिस ने हालांकि कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला?
एक क्षेत्र का मामला है। मदरसे में जिस मदरसे के अंदर जो छात्र शामिल लेने के लिए जाता था उसके साथ वहां पे उसी के साथ पढ़ने वाले छात्रों ने 4 महीनों तक जो है दुष्कर्म किया है। हालांकि पूरा जिस तरीके का मामला था बताया जा रहा है कि 4 महीनों से लगातार उसी के सहपाठियों के द्वारा जो बलपूर्वक जो है उसके साथ में कुकर्म किया जाता था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 4 महीने तक जो शिक्षक यानी जो मौलाना वहाँ पे बच्चों को शामिल देते थे, जो शिक्षा पढ़ाते थे वहाँ पे, क्या उनको इस बात की खबर नहीं लगी थी कि 4 महीने तक जिस बच्चे का शोषण किया जा रहा है उसके साथ में कुकर्म किया जा रहा है? क्योंकि अब से पहले जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को उठाया था कि तमाम जो अवैध मदरसे उनको जो है सील किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो तमाम जो मुस्लिम समाज था वो आगे आने लगा था, कहने लगा था कि मदरसों के अंदर किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया जाता। तमाम जो मदरसे होते हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं और यहाँ पे तमाम जो शिक्षक होते हैं यानी कि जो मौलाना होते हैं वो तमाम चीजों पे ध्यान रखते हैं। लेकिन जब ये इस तरीके की घटना यहाँ पे रुड़की के मदरसे में हो तो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि जब साथ पढ़ने वाले बच्चे ही अपने साथ के जो उनका साथी था उसके साथ में 4 महीने तक कुकर्म करते थे, लेकिन उसकी खबर कानों कान जो वहाँ पे मौलाना थी उसको नहीं, जिसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बच्चा घबराया और जब अपने घर पहुंचता था तो यहाँ उसके पिता ने जब लंबे समय से देखा कि जो उसका बच्चा था किसी से बातचीत नहीं करता था, उससे पूछा उसकी वजह, तो तब उसने बताया कि उसके साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे उसके साथ में इस तरीके की घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बच्चे के जो पिता थे गणन्यायक कोतवाली पहुंचे, वहां पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 के साथ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन अभी यहाँ पे पुलिस ने 2 जो नाबालिग बच्चे थे उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई, उनको बाल सुधार गृह भी भेजा गया है। लेकिन अभी भी जो 2 बच्चे हैं वो यहाँ पे फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और पूछताछ भी कर रही है, उनके माँ बाप के द्वारा कहाँ उन बच्चों को छिपाया गया है उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात मतलब जिससे यही निकल के सामने आती थी, ये काम कोई एक दिन नहीं किया गया, लगातार 4 महीने तक इस घिनौने अपराध को जो है अंजाम दिया गया। यहाँ पे जो मौलाना है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से जब वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए ये बच्चे जाते थे तो जब इस घटना को अंजाम दिया जाता था तो कहाँ पे वो मौलाना था जो वहाँ पे पढ़ाते, तो किस तरीके की शिक्षा जो है मदरसों में दी जाती थी? यदि ऐसा मदरसों के अंदर होता है तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को लेकर अहम कदम उठाया था तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छा कदम उसको माना जा रहा है कि ऐसे मदरसों के ऊपर वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तमाम जो मदरसे जिस तरीके की घटना थी और घटना को अंजाम दिया गया था, ऐसे तमाम मदरसों के ऊपर ताला लगना चाहिए। ये भी अब जो है पुलिस और प्रशासन की जो टीम इस बात को निश्चित रूप से इन्हीं गतिविधियों की वजह से लगातार मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। मनोज कश्यप बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 महीने तक मदरसे में कुकर्म का खेल चलता रहा, मासूम के साथ दरिंदगी की जाती रही। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। इस बार पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में खुशी का माहौल है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा की चुटकी ली। करण माहरा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और ज्यादातर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया और भाजपा के ज्यादातर मंत्री और विधायकों के परिजन चुनाव हारे हैं। उनमें से लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत की पत्नी, सल्ट सिंह के बेटे, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या के बेटे, बद्रीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी, इसी तरह से कई विधायक और मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे हैं। करण माहरा ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि सभी की मेहनत से कांग्रेस ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे।
बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से, जहां त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आपको बता दें खटीमा कृषि मंडी परिसर में गुरुवार को सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो शुक्रवार को सुबह 9 बजे तक संपन्न हुई। 9 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से लगातार 25 घंटे चली मतगणना के उपरांत निर्वाचन अधिकारियों ने सभी विजयी ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों व वार्ड सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। खटीमा के 6 जिला पंचायत सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने कब्जा किया, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि खटीमा जिला पंचायत सीटों पर सबसे ज्यादा वोटों से प्रतापपुर जिला पंचायत सीट से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अमनदीप कौर नामधारी ने लगभग 10,500 मतों से विजयी हुए हैं। वहीं मंझोला जिला पंचायत सीट पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अजय मौर्य, पहेनिया सीट पर संगीता राणा, नगला तराई जिला पंचायत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के भतीजे सागर सिंह धामी, बिगराबाग सीट पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हीरा मुंडेला तथा गांगी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रीता कफलिया जीते हैं। सुबह के हमारे 8:30 बजे तक यहाँ पे मतगणना हुई है और सारे बीडीसी, ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर सभी को सर्टिफिकेट बांट दिए गए हैं और जिला पंचायत के जो 6 यहाँ से प्रतिनिधि चुन के आए हैं उनकी रिपोर्ट हमने मुख्यालय में भेज दी। उनको प्रमाण पत्र मुख्यालय से मिले। बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई संपन्न हो गई है। कुछ रिपोर्ट अभी भेजनी बाकी है, वो रिपोर्ट हमारे कार्मिक बना रहे हैं और 1-1.5 घंटे में कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट आयोग को भेज दी जाए। 25 घंटे लगभग मतगणना चली है हमारी, सुबह के 8 से लगभग 8:30 बजे तक 24-25 घंटे मतगणना चली है। पौड़ी के 15 विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिले की 1166 ग्राम पंचायतों में से 187 ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए, जबकि 4 पद रिक्त रहे। 370 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 24 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। 2052 ग्राम पंचायत सदस्यों यानी कि वार्ड सदस्य में से अधिकांश निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि 71 पदों पर मतदान हुआ है। मतगणना के बाद 975 ग्राम प्रधान, 346 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 33 जिला पंचायत सदस्य पदों पर विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। सभी विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। दूसरी बार निर्वाचित हुए कमल रावत, हेमंत सिंह और तीसरी बार ग्राम सभा कमेड़ा से प्रधान बने समान प्रसाद ने मतदाताओं का आभार जताते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं कोली ग्राम सभा से प्रधान बनी रेणु सुंदरियाल और क्षेत्र पंचायत सदस्य सिलेत से दीपक असवाल व उरेगी से यशोदा नेगी ने भी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का भरोसा जताया। अभी भी प्रधान बना हूँ और मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनका आशीर्वाद से मैं इस तीसरी बार भी प्रधान बना हूँ और मैं जो जनता से मैंने जो वादे किए हैं उन वादों में मैं खरा उतरूंगा और पूरा करूंगा। और देखो, जैसे आपने बोला है कि पहले मैं एक बार यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु लड़ी थी और कुछ वोटों से मैं रह गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे अपने लोगों ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। राम भिखारी मल्ली से हूँ और मैं अपने सभी नारी शक्ति का या सबने ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं तन मन और धन से अपने गांव की हर विपत्ति दूर करूंगी। मैं अपनी जनता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मैं इसमें पौड़ी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के क्रम में 21 सीटें क्षेत्रीय पंचायत के लिए सदस्यों के लिए थी, 62 सीटें प्रधान। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर पालिका सभागार में आयोजित पालिका की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभासद गीता कुमाई और जसबीर कौर ने बैठक में शुरुआत में ही कई मुद्दों को लेकर अपनी असहमति जताई, जिससे बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। सभासदों का आरोप था कि बिना उनके संज्ञान में लाकर ही कई प्रस्ताव अपनी मर्जी से बिना बोर्ड बैठक के पारित कर दिए गए, जिसमें कर्मचारियों के आवास और टाउन हॉल को UR 50 में लाने का प्रस्ताव सरासर गलत है, जिसकी वह सख्त विरोध कर रहे हैं। ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि कुछ मुद्दों को लेकर कुछ सभासदों का विरोध था, लेकिन उन सभी विषयों पर आम सहमति बना ली गई है। आम सहमति बनाकर ही सारे कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वह भी उनके बोर्ड के ही सभासद हैं, उनको
और विश्वास में लेकर ही बोर्ड के आगे के कार्यों को किया जाएगा। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे